अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव है डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ इरम नवाज। आज सिक्योरिटी के हवाले से एक अहम इजलास हुआ जिसमें आला अस्करी और सियासी क़यादत ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि पाकिस्तान पर किसी भी किस्म के बैरूनी दबाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस इजलास के बाद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से जो इंतहाई अहम सवालात हैं वो भी खड़े होंगे। दूसरी जानिब पनामा लीक्स पर बनाई गई पार्लिमानी कमेटी का एक और इजलास बिला नतीजा खत्म हो गया, जबकि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ इस मसले के हल न होने पर उन्होंने सड़कों पर आने का इंदिया भी दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज एक आला सतही इजलास हुआ, क्या कहेंगे आप उस हवाले से? देखिए जी, बहुत अहम इजलास और उसकी टाइमिंग्स सबसे पहले, और दूसरी बात ये कि वो GHQ में हुआ जी। जो शख्सियात मौजूद थी वो बहुत अहम, ख्वाजा आसिफ मौजूद थे जी, जिनका एक मामला डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से आने वाले चंद दिनों में कोई फैसला करेगा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है, मैं पहले इजलास पे बाद में आता हूँ, मैं बताऊँ इलेक्शन कमीशन फारिग हो गया है। तारीख का मेरे ख्याल से जो बदतरीन इलेक्शन कमीशन अगर कोई याद रखेंगे लोग, तो उस इलेक्शन कमीशन को याद रखेंगे जो भी घर गया है। ये 2013 का इलेक्शन करवा के कोई 62-63 फलाना, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, हम उस पर अपनी तनख्वाहें वनख्वाहें बढ़ा के मरात लेके ये सारी शख्सियात फारिग हो गई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मुल्क में अगर कभी एहतसाब हुआ, अगर कभी अकाउंटेबिलिटी हुई, तो इलेक्शन कमीशन के कुछ लोग भी उन पे भी हाथ जरूर पड़ेगा, इन पे तो जरूर पड़ेगा जो ये फारिग होके गए हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो खाली नहीं रह सकता। मैं ये भी बता दूं, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इस तरह से है कि इलेक्शन कमीशन ने हर वक्त रहना है। यानी मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता कोई MNA, कोई MPA, कोई और कोई हादसा हो जाए, कोई वाकया हो जाए, तो इलेक्शन तो होगा ना फौरन। तो इलेक्शन कमीशन एक्ट वो रहता है, उसका सिस्टम चलता रहता है। उसके अरकान चले गए, जो अरकान है उसके रिटायर हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको ज्यादा पावर्स वगैरह देने का फैसला हो गया, और अब बाकी सूबों से एक एक आदमी आ जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में इस इलेक्शन कमीशन की बड़ी अहमियत होगी, ये मैं आपको बताऊं। मुल्क की सियासत में इलेक्शन कमीशन की बड़ी अहमियत होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि बेशुमार केसेस जो मेगा करप्शन, ये पनामा लीक्स, ये सारी अल्टीमेटली इन्होंने रुख करना है इलेक्शन कमीशन का। अच्छा, तो एक तो ख्वाजा आसिफ साहब उस मीटिंग में मौजूद थे, और ख्वाजा आसिफ साहब इंतहाई मोहतरम हमारे वज़ीर दिफा हैं। लेकिन ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब इसलिए वज़ीर दिफा हैं कि वज़ीर दिफा जो है उनको तलब कर लिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मुकदमे में, और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही वज़ीर दिफा थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया उनको, तो फिर उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी दें, तो इसलिए वो उनको बना दिया गया ख्वाजा आसिफ साहब को। असल में वो पानी और बिजली और वो दूसरी वजारत है, वो उनकी इंपॉर्टेंट वजारत है। अच्छा, एक तो ख्वाजा आसिफ साहब हो गए, दूसरी शख्सियत हो गए जनाब इसहाक डार साहब, डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर, जिनको बनना था असल में, लेकिन वो बन नहीं सके क्योंकि वो तो मरीम नवाज साहबा आ गई वहां पे। लेकिन बहरहाल एक ही बात है, तो वो इसहाक डार साहब तो आपको पता है, वो तो मरीम नवाज साहब कहेंगे, इशारा करेंगे तो बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो घर के आदमी है, शरीफ आदमी है। और इसहाक डार साहब जो है उनको बिठाया गया था सामने कि भाई आप ही हैं गालिबन डिफेक्टो वजीर आजम, तो जरा मुल्क की हालात के ऊपर आपसे भी बात हो जाए। एक संजीदा शख्सियत भी थी उनमें, और वो थे सरताज अजीज साहब। इसे कथे नजर के सरताज अजीज साहब की एक उम्र है, और उनका जाहिर है कि और बहुत सारे मामला हैं, उनके पास पावर्स भी नहीं है उनको। लेकिन उनके साथ ही फातमी साहब को बिठा दिया कुछ फासले पे, कि आप में से कोई एक तो होगा जो खारजा अमूर पे, और साथ सेक्रेटरी खारजा बैठ गए। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप उन शख्सियात को देखें जो सामने बैठे हुए हैं, ये वो शख्सियात हैं जो कि इसमें दो लोग तो मेरे ख्याल से रिपोर्टर के हैसियत से बैठे हुए थे ना, रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टर मतलब बड़ी एहतराम के साथ नाम ले रहा हूँ, हमारे रिपोर्टर रिपोर्ट भेजें, बाहर भेजें, फौरन बताएंगे अंदर की गल हुई, क्या बात हुई। तो एक तो हो गया ख्वाजा आसिफ साहब हो गए, एक डार साहब हो गए, मतलब कवरेज करने के लिए मैसेज आगे बाहर पहुंच जाए, मतलब मेक श्योर के बात पहुंच जाए, बाहर पहुंचा दें आप जल्द से जल्द, ये बात बाहर लीक करें कि अंदर क्या हुआ है। तो उनको बुलाया हुआ था इसलिए। अच्छा, अब बात यह है कि जो मैसेज वहां से आया वो ये है कि मुल्क की सिक्योरिटी, अंदरूनी और बैरूनी खतरात, अच्छा, और मुल्क के खिलाफ साजिशें, ड्रोन हमले, और यानी ड्रोन हमला तो एक हो गया ना, ड्रोन हमला तो एक हो, लेकिन और बहुत कुछ है, और बहुत कुछ है जिसको समझना बड़ा जरूरी है लोगों के लिए। देखिए, बात ये ना, एक तो एक अवाम है, अवाम जिनके अपने रोजमर्रा मसाइल हैं, बिजली, पानी, महंगाई, सारे इश्यूज हैं।
एक और जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा, जो कहते हैं कि हमारा लीडर है, ये हमारा लीडर, अपनी जिंदगी, ये हमारा लीडर है, बल्ले बल्ले, जीवे जीवे, फलाना, भागो भागो, आया आया, ये आया, वो आया, फलाना फलाना, जो भी नारेबाजी। एक तो वो अवाम है हमारे, एक उसके ऊपर ये हमारी एक क्लेवर अशराफिया है। अशराफिया कहता हूं मैं, सियासतदान, एलीट अशराफिया है, जो कि इंटेलिजेंटली प्ले करती है, जिसका इस मुल्क में कोई स्टेक नहीं है, सवाए कोई स्टेक्स है ही नहीं। उसमें ब्यूरोक्रेसी हो, उसमें आपके अदारों के लोग बेशुमार, सियासतदान भी उसके, अच्छा वो बाहर, उनका सब कुछ बाहर है, सारा कुछ बाहर है। अच्छा मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला सेहत दे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। मियां नवाज शरीफ साहब के खानदान का सिर्फ की एक शख्सियत है इस वक्त पाकिस्तान में, जो कि मरीम नवाज, बाकी सारे बाहर चले गए, सब शहबाज शरीफ साहब की फैमिली भी चली गई, सारे बाहर चले गए पाकिस्तान से। और मरीम नवाज साहबा पाकिस्तान में, ज़ाहिर है एक खातून है तो उनको कोई इतना इशू भी नहीं, लेकिन वो मियां नवाज शरीफ साहब रिंग से बाहर बैठ के आराम से वो सिलसिला देख रहे हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है इस वक्त। जरदारी साहब भी मुल्क से बाहर हैं, ठीक है, मतलब बाहर बैठ के देख रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है मुल्क में, क्या हो रहा है, खासतौर मियां नवाज शरीफ साहब देख रहे हैं। जो असल है ना वो ये कि ये जो अशराफिया है, इससे ऊपर एक खेल हो रहा है, एक ऊपर, इनसे ऊपर भी खेल है। अच्छा। और वो ये खेल हो रहा है जो शायद लोगों को, अगर लोग उस खेल को नहीं समझेंगे तो फिर नीचे कुछ नहीं समझ सकते। वो ये खेल हो रहा है कि ये पूरी जो दुनिया है, खासतौर पर जो पाकिस्तान है और जो भारत है, और ये दुनिया एक नई शक्ल अख्तियार कर रही है। और वो शक्ल ये है कि हम हमेशा से इत्तेहादी रहे अमेरिका के, जी। अच्छे रहे ताल्लुकात, बुरे रहे, जैसे भी रहे। अयूब खान का दौर, तो भुट्टो साहब आ गए, उन्होंने आंख दिखाई, फिर जवाहर साहब आ गए, वो अच्छे हो गए, फिर मुशर्रफ साहब, एक पूरी तारीख रही, जमहूरियत हुकूमतें आती रही, वाशिंगटन से कॉल आती थी, हुकूमत एनआरओ हो गया, वो इसको बना दो वजीर, सारा मामला चलता रहता था। अच्छा, इसी तरह हमारी एलिट थी हमेशा, बच्चे वहां जा रहे हैं, ये हो रहा है, प्रॉपर्टी बाहर लो, वहां लो, पासपोर्ट लो। वो दुनिया अब चेंज हो रही है, वो दुनिया पूरी चेंज हो गई है। उसकी वजह कि एक नया ब्लॉक बन गया कि भारत, और ये लॉन्ग टर्म है, ये भी कोई एक दो दिन की बात नहीं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से परसों अच्छे हो जाएंगे। एक खास तरह पे चलते रहेंगे पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात आने वाले कई सालों में गालिबन। वो ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं होंगे, बहुत अच्छे, बहुत फ्रेंडली नहीं होंगे। एक अमेरिका और भारत के ताल्लुकात, ये जो मोदी साहब गए हैं वाशिंगटन में, ये इसको आप ऐसे ना देखें कि मोदी साहब की कोई कामयाबी हुई है, नहीं। अमेरिका और मोदी साहब से पहले, यानी आप चले जाएं 3 पिछले अमेरिकी सदूर पे चले जाएं, यानी बिल क्लिंटन साहब ने इंडिया से एक स्ट्रेटेजी नहीं बनाई कि इंडिया हमारा दोस्त होगा, फिर बुश दौर में वो आगे बढ़ा, फिर उसके बाद अब ओबामा दौर में वो आगे बढ़ी चीज। और असल जो चीज है, चाहे जो मर्जी कहें, वो है चाइना। जो मर्जी आप कह लें, इंडिया, क्योंकि चाइना के साथ इसलिए ताल्लुकात अच्छे रखने जरूरी है मगरिब के, कि उनके साथ ट्रेड करना है, उनके साथ रहना है सारा। लेकिन जो बाकी इश्यूज हैं उस पे इंडिया और अमेरिका एक पेज पे हैं। ये हमारे ये लॉन्ग। अच्छा, पाकिस्तान और चाइना अब एक पेज पे। अरे पाकिस्तान के लिए समझना, लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल ये है कि हम हमेशा देखते रहे अमेरिका। अब चाइना आपका मेन आने वाले कुछ अरसे में इत्तेहादी, अब रियासत पाकिस्तान की बात हो रही है, रियासत पाकिस्तान की। अच्छा, अब ये लोग इसको समझना भी शायद इसको अर्सा लग जाए कि अच्छा, अब चीन हमारा दोस्त है। हम कहते तो हमेशा रहे हैं, वाकई अब वो सूरत हाल आ गई है कि पाकिस्तान के अमेरिका से कशीदा ताल्लुकात हैं, इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, रीजन के अंदर एक चेंज आ रहा है। अभी मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके अंदर आपके पानी का बड़ा रोल है। पानी, आपके जो समंदर है उनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। उसमें एशिया पैसिफिक, साउथ चाइना, फिलिपाइन, और ये शंग्रीला डायलॉग पिछले दिन हुआ था, मैं उस डिटेल में नहीं जाना था। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अब उस रीजन में, उस पूरे खत्ते में ऊपर चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, ऊपर जो चेंजेस आ रहे हैं, अब उसमें अरब ममालिक गालिबन एक पॉलिसी अपनी इख्तियार करनी है उन्होंने आने वाले दिनों में, कि वो किस हद तक अमेरिका के साथ होगी, किस हद तक चाइना के साथ होगी। अच्छा। ईरान ने पॉलिसी डिसाइड करनी है कि ईरान चाइना के साथ जाता है, इंडिया की इन्वेस्टमेंट लेके चाबहार में, या अमेरिका के साथ जाता है। ईरान के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा बैलेंस करना। ईरान जरा सा अगर जाता है अमेरिका के साथ, तो उधर से अरब ममालिक धबरदूस कर देंगे उसको। लेकिन एक रीजन में स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है। ईरान बहुत ज्यादा जाता है अगर, क्योंकि ईरान कई फ्रंट पे लड़ रहा है ना। अफगानिस्तान के अंदर पावर स्ट्रक्चर गेम चलता रहेगा, सारा होता रहेगा। रशिया भी शेडोज में बैठा है और आने वाले दिनों में सामने। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि आपकी जो पॉलिटिकल एलीट है, उसको हमेशा, जो पॉलिटिकल एलीट से मुराद जितनी जमहूरियतें, चाहे जमहूरियतें रहें या फौजी डिक्टेटर्स हैं पाकिस्तान में, आखिर में उनका फैसला अमेरिका से ही होता रहा, हमेशा वॉशिंगटन से ही होता रहा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो तोड़फोड़ हो रही है हुकूमतों की, रियासतों की, वहां पर इन्फ्लुएंस तो है अमेरिका का, लेकिन उतना ज्यादा शायद नहीं है कि आने वाले दिनों में अमेरिका ये कहे कि सऊदी अरब ने ऐसे ही करना है, ऐसा शायद ना हो पाए। और उसके अब ये पूरी सूरत हाल है।
अच्छा, उसमें पाकिस्तान के अंदर भी ये जो कशीदा ताल्लुकात हम कह रहे हैं, ये कशीदा अमेरिका से ताल्लुक, ये कशीदा ताल्लुकात नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में पाकिस्तान ने भी डिसाइड करना है। और उसके अंदर फिर कहीं सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का एक नाम आ रहा है सामने। क्यों वो इसलिए ज्यादा आ रहा है कि जो आपके हमारी जो सिविलियन लीडरशिप है वो हमेशा उसके जहन में ये रहा है कि हमें मगरिब से सपोर्ट मिलेगी और मिलती रही हमेशा और होता रहा। ये कोई गलत बात तो नहीं है। अगर आपकी मुल्क में जमहूरियत आई है तो जमहूरियत के लिए आवाज मगरिब ने उठाई है, अमेरिका से, और उनका माशाल्लाह आ रहा है तो माशाल्लाह उनको सूट कर रहा है तो माशाल्लाह, तो गवर्नमेंट से बात है वो अब पूरी, चूंकि एक शिफ्ट हो रहा है पूरे रीजन में, तो उसके असरात पाकिस्तान पे अब आ रहे हैं और जाहिर होने शुरू हो गए। और मैं आपको सिर्फ, इससे पहले कि आप ब्रेक पे जाए, मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि जो मुल्क के खिलाफ साजिशें होती हैं ना, अगर मुझसे को पूछे कि पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश क्या हो रही है, एक तो रवायती साजिश है ना कि आप कहेंगे वो जो भी रवायती आप कहें, सबसे बड़ी साजिश ये हो रही है कि पाकिस्तान माशी तौर पे खोखला हो रहा है। अच्छा, मैं मिसाल आपको ऐसे देता हूं, आज मैंने किसी जगह पे पढ़ा तो बड़ी जबरदस्त बात थी और पहले भी मैं कह चुका प्रोग्राम में। अब मिसाल के तौर पे आप दूसरी जंग अज़ीम को ले लें, मतलब हिटलर हार गया था, ऐसे हुआ ना। जो बड़े सगीर के मुसलमान थे उनकी आपको पता हमदर्दी किसके साथ थी? हिटलर के साथ। अच्छा। हिटलर हमारा हीरो था, क्योंकि वो अंग्रेजों से लड़ रहा था ना हिटलर, और इतना पॉपुलर था उस वक्त इंडिया में, इंडिया और पाकिस्तान जब यहाँ पे हिटलर इतना पॉपुलर था कि जो औरतें थी गांव देहातों में, उन्होंने अपने बर्तनों का नाम रख लिया जर्मन सिल्वर। अच्छा, आपने सुना है ना जर्मन सिल्वर का बर्तन? नहीं, जर्मन सिल्वर क्या था, हम जर्मनी के साथ थे। अच्छा, हिटलर हार गया, लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ? बर्तानिया नहीं जीता, बर्तानिया भी टूट गया। देखिए ना क्या हुआ, बर्तानिया मजबूत नहीं हुआ, हिटलर भी हार गया और बर्तानिया भी टूट गया। और बर्तानिया टूटा इसलिए कि बर्तानिया, एक तो आजादी हमने ली ना, हिंदुस्तान ने भी आजादी ली, पाकिस्तान ने भी ली, कई मुल्कों ने ली, मगर वो आजादी लेने में बुनियादी फैक्टर ये था कि बर्तानिया खुद इतना कमजोर हो गया था, जंग लड़ करके माशी तौर पर जान छोड़ो इंडिया, ये वो जाओ तो भागो, इतना सा रह गया बर्तानिया। उसके नतीजे में जो माशी तौर पे कमजोर हो गया था वो सल्तनत, और फायदा किसने उठाया? फायदा अमेरिका ने उठा लिया। और पावर कौन सी बनी? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका इमर्ज हो गया दुनिया में। तो बात ये कि जब माशी तौर पे आप खोखले हो जाते हैं, अभी आपके सामने यूनान की मिसाल है ना, यूरोप के अंदर यूनान ने इतना कर्ज ले लिया, जो मैं बात रोज कहता हूँ, इतना कर्ज ले लिया कि कर्ज उतारा नहीं जा रहा, और साथ आसपास सारे बरादर यूरोपीय ममालिक सारे शहर कह रहे हैं इसको मारो निकालो, ये कौन सा गरीब बीच में घुस गया है, कौन है ग्रीस के लोग, ये यूनान के ग्रीस के कौन से हैं, ये फकीर हैं फ्लाई, मतलब उनको, क्योंकि वो कर्जा लेते गए ठुस हो गए आखिर में, उनकी वो उतार ही नहीं पा रहे। अच्छा, तो इस तरह मुल्क जब माशी तौर पे खोखले होते हैं ना, अब यहाँ जो आपके पावर प्लांट लग रहे हैं, आपके पुल बन रहे हैं, ये सब, लेकिन ये सब उसके नतीजे में मुल्क खोखला हो रहा है। देखिए ना, ये तय हो गई ये बात कि आपने गलत आदाद शुमार पेश किए। अब यानी आपके सियासी फैसले बाहर नहीं हो रहे, माशी फैसले भी बाहर हो रहे हैं। आईएमएफ भी बाहर आपसे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है किसी को नहीं पता। वो आईएमएफ भी खलीजी मुल्क के अंदर बात कर रहा है आपसे, यानी वो भी पाकिस्तान, उनको क्या मसला है भाई आईएमएफ नहीं, आपके जो डिसीजंस हैं, मेन डिसीजंस, वो मुल्क के बाहर हो रहे हैं, मुल्क के बाहर फैसले हो रहे हैं। पाकिस्तान का बजट कैसे बनेगा? ये फैसला इस्लामाबाद में होना चाहिए ना, इस्लामाबाद में तो नहीं हो रहा, बाहर हो रहा है फैसला। बजट कैसे बनेगा? कर्जा कितना लेना है, पाकिस्तान में फैसला होना चाहिए। नहीं, एक आदमी जाता है वहां जाके ब्रीफकेस लेके फैसला करके वापस आ जाता है, उससे पूछने वाला भी कोई नहीं, उसका कोई स्टेक ही नहीं पाकिस्तान में। उसकी जहां उसकी जायदादें वहीं पर वो आईएमएफ से अपने मामला तय करके खलीजी रियासतों में उधर ही एलएनजी करके वो वापस आके उधर से उधर गायब। अब ये जो सारा मामला है, इसके नतीजे में रियासत खोखली हो रही है, ग्रेजुअली खोखली हो रही है। और बजट के सामने आ गया, इस बजट को एक आदमी, हालांकि इन्होंने पैसे भी दिए लोगों को, टीवी पे कहा कि तारीफें, एक आदमी कोई पाकिस्तान में आपको नजर आया जो कह रहा हो कि इस बजट में इस मुल्क के लिए कुछ है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि इस पूरे सूरत हाल में अब बुला के आज 4 अदद वुज़राए या जो भी मुशीरान जो भी हैं, उनको मैसेज दिया गया है गालिबन, और मैसेज ये दिया गया है कि जी आप रियासत को आगे चलाएं। बार बार आपसे बात की जा रही है, रियासत को आगे चलाएं। ये मसला सियासी तौर पे आप नहीं हल करना चाह रहे। ये जो करप्शन और टीओआरस का मसला था और ये सारा मसला पनामा लीक सा था, लोग सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं। क्या सड़कों पे आने का मुतहम्मिल मुल्क हो सकता है इन हालात में? अब ब्रेक लें, मेरे ख्याल से मैं ब्रेक के बाद आपको बात ब्रेक से पहले मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या सिर्फ वार्निंग्स ही दी जाती रहेंगी या नहीं, वार्निंग्स नहीं है, नहीं, इसको वार्निंग नहीं, मैसेज है। देखिए ना, मैसेज, ये मैसेज कन्वे हो रहा है कि देखें, ये देखें, अब इस वक्त मैं मिसाल के तौर पर देखें ना, ये बात, इस बात को कहने में कोई हर्ज भी नहीं है कि पाकिस्तान में लोग 1947 के बाद से ये पाकिस्तान में, इंडिया में लोग ज्यादातर पाकिस्तान के वेस्ट ओरिएंटेड रहे ना, हमेशा देखते ना मगरिब की तरफ, मगरिब, बर्तानिया, इंग्लैंड, उधर सेटल हो गए, यूरोप में चले गए इधर। अब वो चीज जो कि चेंज हो रही है ना, एक चीज लोग
उसको शायद सही तरह समझ नहीं पा रहे कि दुनिया में एक चीज एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है जो आज नहीं, अगले कुछ 20, 30, 40 साल की प्लानिंग हो रही है, शिफ्ट हो रही है दुनिया कि पाकिस्तान चाइना के साथ होगा ज्यादा, अमेरिका के साथ ताल्लुकात आपके ऐसे चलते रहेंगे ऊपर नीचे। अमेरिका का मेन इत्तेहादी जो है वो अब इंडिया होगा, ठीक है ना, और इंडिया के साथ असल जो उनके ताल्लुकात होंगे वो डिफेंस होंगे। बाकी सारी बातें होती हैं कि वो सकाफती मेले और ये और ठेला और कपड़े और साड़ियां और ये असल होता है स्ट्रेटेजी, आपका दिफा, आपकी मिलिट्री टाइज, आपकी इकोनॉमिक टाइज, और ये है दुश्मन एक है और वो है चाइना सामने। अब दुश्मन कहें जो भी कहें लेकिन है चाइना ही ना, असल तो चाइना का रोल है, वरना कौन सी मोहब्बत जागी मोदी साहब की और अमेरिका की, मतलब भारत की। तो एक स्ट्रेटेजी है, अब उससे पाकिस्तान कैसे निकलता है आगे इस सूरत हाल से। एक मेरे ख्याल से ब्रेक की बात करते हैं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट शिफ्ट हो रहा है पूरे रीजन में, और उसके असरात अब पड़ रहे हैं उन सियासतदानों पे, उन जमातों पे जो हमेशा जिनके जहन में ये रहा है कि मगरिब की सपोर्ट, और अभी शायद उधर मगरिब की सपोर्ट उनको मिल जाएगी, उनको यकीन है इस बात का कि मगरिब की सपोर्ट उनको मिल जाएगी, लेकिन जो रियासत है वो जा रही है चाइना की तरफ। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताइएगा कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के घर के बाहर क्या हो रहा है? देखिए वहां पर हालात कशीदा हैं कराची में, सिंध में, और एक अरसे से कशीदा हैं जाहिर है, और उसमें एक ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म मैं हमेशा कहता हूं जो पूरे मुल्क में जारी है, उसका एक बड़ा हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा, कराची, सिंध में तो कराची उसकी एक कामयाबी की हम बात हमेशा करते हैं, और बलोचिस्तान और पंजाब में मुंतज़िर है। अब कराची में जो सूरत हाल है वो चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज और वहां कलदम जमातें और बाकी मामलात हैं, और वो आपस में गड़बड़ हुआ सारा जो अमनो अमान का मामला है, उसकी वजह से ये कशीदगी इस वक्त मौजूद है। अच्छा। एक साहब है जिनका नाम है कामरान फारूकी, ठीक है, कामरान फारूकी, और वो कामरान फारूकी जो है वो सिंध असेंबली के रुकन है। ओके। इससे पहले वो इस इलाके के ये जो पीआईबी कॉलोनी और जहाँ पे फारूक सत्तार साहब की रिहाइश गाह है, यहाँ पे वो यूनिट इंचार्ज रहे हैं कामरान फारूकी साहब। और रेंजर्स जो हैं उनका कहना ये है कि हमने बेशुमार ऐसे लोग पकड़े हैं जिन्होंने अपनी जीआईटी में ये कहा है कि ये कामरान फारूकी साहब का उन्होंने नाम लिया है, और कहा है कि कामरान फारूकी जो है वो उनके कहने पे हमने ये काम किया। वो एमक्यूएम का ये कहना है कि कामरान फारूकी जो है वो बिल्कुल किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, और ना ही वो जो है वो किसी में इन्वॉल्व है। रेंजर्स और कानून ऑफिस करने वाले इदारे कह रहे हैं कि हमारे पास मुकम्मल इसकी तफसील मौजूद है, और हमने स्पीकर को भी खत लिखा, हमने सिंध असेंबली के स्पीकर को खत लिखा कि ये चूंकि इलेक्टेड मेंबर हैं तो इसलिए इनको आपके थ्रू हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास आके ये बयान दे जाएं। रेंजर्स कह रहे हैं कि हमने इनको बुलाया और ये बयान देने नहीं आए। कामरान अब वो जो अदारे कानून ऑफिस करने वाले वो कह रहे हैं कि 5-6 घर जो हैं इस एरिया के, उनमें कहीं कामरान फारूकी मौजूद है, और कामरान फारूकी को हम अभी पकड़ेंगे, अभी नहीं पकड़ेंगे तो अगर अभी नहीं पकड़े जाएंगे रात को तलाशी के दौरान तो फिर बाद में पकड़ा जाएगा, लेकिन वो कामरान फारूकी को हमने पकड़ना है। कामरान अब देखिए अब वो स्टेज आ रही है जिसके बारे में मैं बहुत पहले मैंने एक बात करता था, और मैं कहता था कि ये मसले उस वक्त ज्यादा बढ़ेंगे जब इलेक्टेड लोगों के नाम आने शुरू होंगे। इलेक्टेड, आपको पता है ना कि सिंध के पीपल्स पार्टी के इलेक्टेड लोग जी, चाहे वो सिंध असेंबली के हों, अरकान दो तो बाहर निकले हुए सीधा सिंध असेंबली के, कुछ बाहर भागे हुए हैं, कुछ बाहर सेनेटर्स इलेक्टेड लोग, ये उजैर बलोच की जेआईटी में उनके नाम है। अब एमक्यूएम के जो है, इससे पहले तो 90 पे रेड हुआ और बाकी लोग पकड़े गए, ठीक है, लेकिन वो उनके जिम्मेदार थे। अब मामला आ रहा है उन लोगों का जो असेंबलियों में मौजूद थे, और इसलिए अब ये कशीदगी बढ़ रही है। रेंजर्स का कहना यह है कि हम हर हाल में कामरान फारूकी को उठाएंगे, पकड़ेंगे और बुलाएंगे और पूछेंगे उससे कि तुमने क्या किया, क्योंकि हम कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे बार बार
थ्रू स्पीकर हम ये मैसेज भेज चुके हैं। एमकेएम का कहना है कि कोई क्रिमिनल इस नाम का यहाँ पे मौजूद नहीं है और ना फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि मेरे घर पे है, ना जो है वो हम आने देंगे उनको। एक कशीदा माहौल है। और अब एक आप समझ लें कि यानी वो कह रहे हैं कि महासरा हो गया घर का और फारूक सत्तार साहब को लेकिन असल जो बंदा है वो बंदा है कामरान फारूकी। वो कह रहे हैं कि मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनको मैं अपने घर पे रखूं। एमकेएम ये कह रही है, रेंजर्स कह रही हैं कि हमारे पास ये इतलात हैं कि ये इसी इलाके में मौजूद हैं। अगर निकल गए हैं फर्ज करें तो फिर हम इसको इनको बाद में पकड़ लेंगे, लेकिन हमारी इतलात है कि इस वक्त वो यहीं पे। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। ये मुल्की सियासत पे मैं जरा बात कर रहा था। मैंने कहा मैं आपसे ये जो आज इजलास हुआ है जीएचक्यू में, इसके ऊपर आपकी राय लूं कि ये क्या है, आप कैसे देख रहे हैं इस इजलास को। मैं उसके बाद ये दोबारा सिंध और कराची की बात बाद में करूंगा। ये मुझे इजलास बताएं, आज जो इजलास हुआ है जीएचक्यू में, इसहाक डार साहब और ख्वाजा आसिफ साहब और बाकी लोग और आर्मी चीफ डीजी आईएसआई डीजीएमओ, कैसे देख रहे हैं उस इजलास को आप? काफी गैर मामूली वाकया है डॉक्टर साहब ये। अच्छा, शायद अपनी नौयत का पहला भी है कि जिसमें तकरीबन तमाम हुकूमत के जो अहम अहलकार हैं, खासतौर पे वो जो मियां नवाज शरीफ साहब के क्लोज हैं, वो जीएचक्यू में मौजूद थे और चीफ आर्मी स्टाफ भी वहाँ पर अपनी टीम के साथ बैठे हुए थे। ठीक है। और जो बाद में इतलात मिली हैं कि दाखिली और खारजी सूरत हाल पर बहस की गई और इस पर कुछ फैसले किए गए। अच्छा, थोड़ी सी अगर आवाज लाउड कर दें तो मैं सुन लूंगा। मेरी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन। जी डॉक्टर साहब। जी जी अभी ठीक है आवाज डॉक्टर साहब? जी जी बेहतर है जी। तो मैं ये कर रहा था कि ये बड़ा गैर मामूली इजलास है जिसमें वो हुकूमती एहलकार जो मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज हैं उनको वो मौजूद थे। हाँ नहीं, लेकिन क्या था उसमें, क्या मतलब है कि ज़ाहिर वजीर आजम तो नहीं है पाकिस्तान में। वजीर आजम अगर होते तो ये इजलास, इस किस्म का इजलास क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस में होता या फिर भी जीएचक्यू में होता? फिर तो जीएचक्यू में नहीं होता गालिबन, या उनको बुला के नहीं, फिर क्या होता? देखिए, प्राइम मिनिस्टर होते तो शायद ये इजलास जीएचक्यू में ना होता, इजलास की फिर भी होना था। ठीक है। क्योंकि जो दाखिली और खारजी अमूर है हमारे वहाँ पे, बदकिस्मती से बतदरीज बिगड़ती सूरत हाल जो है वो ऐसी है जिसमें हमारे अंदरूनी जो कमजोरियां हैं वो बढ़ के सामने आ रही हैं। अच्छा, अगर आज आपने गौर किया हो जो ICR का जो बाद में बयानिया आया है उसमें एक बड़ी वाज़ेह और बड़ी हैरानकुन चीज थी कि चीफ आर्मी स्टाफ ने पहले एक दफा अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाया जब ड्रोन अटैक हुआ पाकिस्तान में। उसके बाद आज फिर ये बात दोहराई गई कि सिर्फ तशवीश का इजहार काफी नहीं है। पिछले दिनों जब चीफ प्रेसिडेंट हाउस में थे तो वहां भी उन्होंने ये बात की थी। एक तो मुझे ये मालूम होता है कि शायद इस मसले पर अमेरिका के साथ दो टोक बात करने का तहिया किया गया है कि अमेरिका से बात की जाएगी कि एक तो जो मुस्लिम ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज है जिसमें वाज़ेह तौर पर इंडिया का जिक्र है, और इसमें यह भी हमें मालूम है कि अमेरिका के मराहत याफ्ता या अमेरिका के जो वीजा होल्डर्स हैं या अमेरिकन खुद यहाँ पे एक्टिव हैं और वो शायद मुल्क की मफादात के मुनाफी काम कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल के पेश नज़र ये आज के इजलास में दाखिली सूरत हाल पे मैं समझता हूँ कि वाज़ेह लाइन इख्तियार की गई होगी। दूसरा जो मामला हमारा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है हिंदुस्तान के साथ, आप देखिए नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह ने बयान दे दिया कि पाकिस्तान, जैसा वो बात तो मैंने डिस्कस की, वो तो बिल्कुल क्लियर। मुझे सिर्फ ये आप जरा सिर्फ बताएं कि चौधरी निसार साहब क्यों नहीं थे, आपकी क्या इतला है? मैं ये इतला तो मुझे डॉक्टर साहब ऐसे खास तौर पे नहीं है, लेकिन जो मैं अंदाजा ये लगा सकता हूँ कि चूंकि चौधरी निसार साहब को पिछले दिनों मुख्तलिफ वाक़े पर ये बात सामने आई कि चौधरी निसार साहब एक इंटरम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर या जो मियां नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में या फिर शायद अगर फॉर्ड ब्लॉक बनता है तो उसकी सरबराही के तौर पर इनका नाम लिया गया था, और इनके फिर ताल्लुकात से इसहाक डार साहब के साथ वैसे भी कशीदा है और जिसकी वजह से इनको शायद साथ लाया नहीं गया। जो एक गैर मामूली इसलिए भी है कि अंदरूनी मामलात पे बातचीत हो और आपका वज़ीर दाखिला मौजूद ना हो, तो जिससे हुकूमत की जो सरासरगी है या कह लीजिए कि लैक ऑफ परफॉर्मेंस है या लैक ऑफ गवर्नेंस है वो बड़ा खुल के सामने आ गई है इसमें। दूसरा जो हमारे खारजी मामलात हैं, देखिए मोदी साहब का विजिट जो एक तूफानी दौरा उन्होंने किया पिछले दिनों, उन्होंने न सिर्फ हमारे खित्ते के जो इमीडिएट नेबर्स है उनको, बल्कि वो तमाम ममालिक जहाँ पे पाकिस्तान का असर नफूज था उसमें बशमूल कतर, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट, अपना ईरान, वो मैंने जनरल साहब बात की अभी, वो मैंने उस पर बात की। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ
कि एक मुझे सिर्फ आप एक अगर मुख्तसर जवाब दें, सड़कों में आने का इशारा दे दिया आज पीपल्स पार्टी ने भी ईद के बाद और इमरान खान ने भी। जी मैं वही उस तरफ आ रहा था, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इन सब हालात के पेश नजर अगर अंदरूनी मामला भी नहीं संभलते जो कि पनामा लीज के TOR के सिलसिले में आके फंसे हुए हैं, जिससे मेरी और आपकी शायद राय मुतफिक थे इस बात पर कि कहीं नहीं जाएंगे। ये नहीं, TOR को तो वो क्या कहना चाहिए, उसका जो TOR कमेटी का वो TOR को तो उठा के उसमें लपेट के एक डब्बे में उसको मेरे ख्याल से बना दिया, उसमें कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा उस पे। और मैं तो डॉक्टर साहब वही मैं मेरी गुजारिश है हुकूमती लोगों से भी, ऑपोजिशन लोगों से, खुदा का वास्ता कल आके इसको अनाउंस करें। लोग देखिए पब्लिक का पैसा खाते हैं रोज, हमारे खैर रोजा है तो रोजे तो हो सकता है ना खाते हो, लेकिन इजलास रोज हो रहा है तो कुछ भी नहीं हो रहा, डेडलॉक बरकरार है, डेडलॉक बरकरार है। कितने दिन कहते जाएंगे? एक चीज जो नहीं होनी, जो हफ्ते बाद होनी, उसे आज कहते हैं कि नहीं होना TOR पे। डॉक्टर साहब यही मैं कर रहा था ना, जो हमारे जो बिगड़ते हुए सूरत हाल है, हुकूमत को उसकी परवाह नहीं है। जब ये TOR पे भी मामला आगे बढ़ेगा और इससे आपको अंदरूनी फलफशार बढ़ेगा, लोग स्ट्रीट से आएंगे, कादी साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो हुकूमत को परेशानी हो ना हो, फौज को बहरहाल इस चीज की परेशानी। सिंगल लाइनर, क्या सड़कों पे आने की नौबत आ सकती है? उससे पहले कोई इसका पॉलिटिकल हल, कोई इलेक्शन कमीशन, कोई अदालत कोई बीच में निकाले, कोई पड़े बीच में और इसको कुछ करें, इसको हल। सड़कों पे आने की इजाजत तो नहीं, मुनासिब नहीं। देखिए मैं बारहा इसके इजहार कर चुका हूँ कि ये हमारी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, खासतौर पर हुकूमत, इसके बस में नहीं है इन हालात को संभालना। चले जन साहब, मेरे ख्याल इंशाल्लाह आपसे आइंदा बात होती रहेगी। मेरा ब्रेक का टाइम हो रहा है। अब यहाँ पे ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे TORs के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, अब से कुछ देर पहले आपने खबर ब्रेक की थी कि कामरान फारूकी जो कि रुकने सूबाई असम्बली है, उनके लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची के हालात अब आप किस तरफ जाते देख रहे हैं? देखिए अब तो ये इतलात आ रही है ना कि वहाँ से रेंजर्स की वापसी हो रही है, लेकिन और डॉक्टर फारूक सत्तार जो हैं वो कह रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं किसी क्रिमिनल को यहाँ पे हम रखें और हमें बताया जाए कि कौन से लोग हैं। मैं चाहता था, उनने भी, मैंने जो बात हो रही उनकी सुनी, कोशिश है कि उनको मैं ले लूं टेलीफोन पे, अगर वो आ जाएं प्रोग्राम में, नहीं तो फिर खबरों में बता देंगे। लेकिन मेरी इतलात ये है कि कामरान फारूकी जो हैं वो रुकने सूबाई असेंबली हैं। मुश्तबा शख्स की जो बात नाम आ रहा है ना, मुश्तबा शख्स, वो कामरान फारूकी हैं जो कि रुकने सूबाई असेंबली हैं और पहले यूनिट इंचार्ज और सेक्टर इंचार्ज MKM की जिम्मेदार रहे हैं उस इलाके के। और वो उनके बारे में इतला थी इनके पास, रेंजर्स के पास, कि वो उस इलाके में है। डॉक्टर फारूक सत्तार कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा आदमी या कोई क्रिमिनल आदमी नहीं। उनका कहना यह है कि हमने थ्रू, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हमने थ्रू, और वो ये कह रहे हैं कि इसका सबूत मौजूद है स्पीकर सूबाई असेंबली के पास भी। और अच्छा, एक खौफनाक बात ये होती है कि ऐसे मौके पे सिंध हुकूमत की गायब हो जाती है। एक तो वैसे गायब रहती है और ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल गायब हो जाती है। अब ये सिंध हुकूमत की एग्जिस्ट कर रही है इस वक्त सिंध में, तो वैसे ही फारिग है ना। ऐसे मौकों पे कोई नजर आ रहा है आपको सिंध हुकूमत का कोई तर्जुमान, ये तो वो अपनी गर्दन बचा के सब गायब, इधर उधर भाग जाते हैं। अच्छा, बहरहाल अब रेंजर्स जो है वो ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पे अगर नहीं है वो आदमी, हमारी तलाक की यहाँ पे आदमी नहीं है तो फिर निकल गया, जो मैंने पहली बात की थी, लेकिन हम उसको पकड़ेंगे, वो है इधर ही कहीं इसी एरिया में घूम रहा है, फारूक सत्तार के घर पकड़ेंगे। और अब अगर सूबाई असेंबली के रुकन को पकड़ा जाता है MKM के, तो इसका मतलब है कि अब इलेक्टेड मेंबर्स सिंध असेंबली के उनका भी नंबर आ रहा है। कुछ बाहर भागे हुए हैं पीपल्स पार्टी के, कुछ MKM के, कुछ बाकी जमातों के हैं, कुछ पंजाब, तो इलेक्टेड। लेकिन ये इसके नतीजे में कशीदगी बड़ी शदीद पैदा हुई कराची में अभी, जो काफी देर रही। और ये अच्छा, और वहाँ कारकुन जमा हो गए MKM के बहुत सारे। पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं, इसका पॉलिटिकल हल ढूंढना पड़ेगा। इसका पॉलिटिकल, ये ऐसा देखें इस तरह मामला चल नहीं सकता। इसका पॉलिटिकल एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कराची का और पूरे मुल्क का, इन मसाइल के हल के लिए। डॉक्टर साहब, MKM की राब्ता कमेटी ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि कराची ऑपरेशन जो है वो हमारे खिलाफ है। और अब ये खबर सामने आई है, इसमें मैंने कहा इसका पॉलिटिकल हल, ये इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। सिंध हुकूमत, ये पार्टी ऐसे मौके से वो गायब हो जाते हैं ना, बिल्कुल गायब है, बिल्कुल गायब है।
ये उनका रोल है कि सब तो बीच में आके एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करें। क्या हुआ है भाई, हम आए, हम जिम्मेदारी लें, अच्छा कोई क्रिमिनल था नहीं था, मुश्तबा था क्या नहीं, वो दरमियान में बिल्कुल गायब है। और ये खुदा ना खास्ता कन्फ्रंटेशन की अगर सूरत हाल बन जाती है, कशीदगी पैदा हुई, अच्छा तो नहीं है। तो बस ये कि शुक्र है अभी वहां पे कोई गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन असल जो बात मैं खबर जो दी वो ये कि कामरान फारूकी रुकने सूबाई असेंबली की तलाश है रेंजर्स को, और अगर अभी नहीं पकड़ा उनको कामरान फारूकी को तो रेंजर्स कल पकड़ेंगे, परसों जब भी पकड़ेंगे पकड़ेंगे जरूर। और जाहिर है उसके लिए उनके लिए घेरा हुआ है, जगह घेर के वापस गए वो नहीं उनको मिले और कशीदगी हो गई, लेकिन पकड़ेंगे जरूर। पकड़ेंगे तो फिर क्या हालत डेवलप होंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। जी डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, हमारे के लिए आपकी फीडबैक का हमें इंतजार है। डॉक्टर साहब को लास्ट कमेंट अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।